ये एक डिटेल्ड वन शॉट सीरीज है, डिस्क्लेमर खुद पढ़ लेना। भाईजान, क्या आप मकसद के लिए तैयार हैं? मैं तैयार हूँ जनाब। क्या आप इंडिया से हैं? ये ले मकसद। एक रैप्टा मारा ना सड़क पे देगा। मजाक ना करें जनाब। ये है मकसद 100 मार्क्स का। मकसद सीरीज में आप सभी लोग का दिल से वापस से स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ चिल्ड्रन एंड वुमेन एंड स्पोर्ट्स यूनिट नंबर 2 सीबीएसई क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो डिटेल में समझेंगे, एक एक चीजों को अच्छे से कवर अप करेंगे सो दैट बोर्ड्स एग्जामिनेशन में हम लोग मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो भी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाले, मतलब 25-26 के अकॉर्डिंग पूरा वीडियो लेक्चर रहेगा। इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। बाय द वे, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले खुशखबरी आप लोग के लिए, मैंने खुद ने मेरी फिजिकल एजुकेशन की बुक आप सभी लोग के लिए लॉन्च कर दिया हूं और ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सभी लोग के लिए रहने वाली है, जिसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स, कंप्लीट प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को कवर अप करे हैं। साथ में इसमें कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस हैं, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, माइंड मैप्स, कीवर्ड्स, आंसर टिप्स इंक्लूडिंग सैंपल पेपर और वो सभी चीजें जो आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन में पी में आपको 100 मार्क्स दिलाने के लिए रहनी चाहिए, वो मेरे इस बुक के अंदर आप सभी लोग के लिए लेकर आया हूं। तो डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट लिंक दे दिया हूं, जल्दी से जाइए अमेज़न के थ्रू ऑर्डर करें और अपनी घर बैठे धांसू प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रो वाले पोर्शन से। जैसे कि आप लोगों ने चैप्टर के नाम को समझ ही लिए होंगे, ये है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। बेसिकली ये बताया जा रहा है कि बच्चों को अगर इनिशियल टाइम से हम स्पोर्ट्स की तरफ लेकर आए तो किस तरीके से उनके अंदर चेंजेस आप लोग को देखने को मिलेंगे। साथ में इस चैप्टर में वुमेन इन स्पोर्ट्स की भी बात करी गई है कि एक नॉर्मल वुमेन और एक ऐसे वुमेन जिसको स्पोर्ट्स की फील्ड में या फिजिकल एक्टिविटीज में लेकर आए तो उसके अंदर किस तरीके से चेंजेस आते हैं, उन सब चीजों के बारे में इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। जानेंगे कि कैसे उनके अंदर मोटर डेवलपमेंट होता है और कैसे वो अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर पाते हैं। सिंपल बात कहूं तो चिल्ड्रन एंड वुमेन एंड स्पोर्ट्स में चिल्ड्रन की बात थोड़ी कम हुई है और वुमेन्स की बात ज्यादा हुई है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि लाइफ का स्टेजेस आप लोग को कैसे देखने को मिलता है। वैसे तो सब लोग जानते ही है, बट फिर भी जान लो। जैसे बच्चा पैदा होता है उससे लेकर 1 साल तक की एज को हम लोग इन्फेंट कहते हैं। थोड़ा बहुत ही आगे पीछे हो सकता है, ये 2 साल भी आप लोग को देखने को मिल सकता है डिफरेंट बुक्स में, बट अगर आप 1 साल तक भी याद रखोगे तो चलेगा। टॉडलर वाली एज आपकी 2 साल से 4 साल के बीच में आपको देखने को मिलती है। चाइल्ड की एज 5 to 12 इयर्स के अराउंड रहती है। टीनेज जो आप लोग का स्टार्ट होता है वो 13 से लेकर 19 तक रहता है। फिर जो आपकी एडल्ट वाली एज है वो 20 से लेकर 39 इयर्स तक की रहती है। अब आप बोलोगे भैया एडल्ट तो और भी होते हैं। हाँ जी, मिडिल एडल्ट जो होते हैं वो होते हैं 40 to 59 इयर्स तक के, और जो सीनियर एडल्ट के अंदर एज में लोग आते हैं उनको 60 प्लस या 65 तक के भी कहा जाता है कुछ बुक के अकॉर्डिंग। और जो ओल्ड एज पर्सन है वो कुछ बुक कहती है 60 है और कुछ बुक कहती है 65 से स्टार्ट होती है। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे, इतना लोड नहीं लेना, बस मोटा मोटी इतना याद रखना है कि ऐसे इंसान बड़ा हो रहा है, इंसान बड़ा हो रहा है। ठीक है ना। इसमें एक सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसका नाम है एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ WHO। WHO क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम दुनिया के सभी इंसानों को यह बताएं कि भाई आप लोग को हर एज ग्रुप के अंदर एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो WHO ने एक प्रॉपर गाइडलाइन रिपोर्ट बनाई है कि अगर आप 5 साल से कम के बच्चे हो तो आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, 5 साल से लेकर आप एक फलाने एज ग्रुप तक के हो तो कैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए, बुजुर्ग हो तो क्या करना चाहिए, और दिल टूटा हो तो क्या करना चाहिए, उसके बारे में अब कमेंट बॉक्स में आप ही बता देना अपने दोस्त को। बाय द वे, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी यूट्यूब चैनल है, आप इनको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे मैं 11th एंड 12th का प्यारा कंटेंट आप लोग के लिए बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से धमाकेदार वे में बनाता रहता हूं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से जाके भी आप लोग इनकी भी मकसद सीरीज देख सकते हो 12th की। तो जैसे मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्सरसाइज गाइडलाइंस WHO की तरफ से आप लोग को देखने को मिलती है, जिसमें WHO ये चाहता है कि दुनिया भर के जितने भी लोग हैं डिफरेंट एज ग्रुप के, वो सभी के सभी हेल्दी रहे और जितनी भी क्रोनिक डिसीजेस रहती है लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन सबसे दूर रहे। क्योंकि सीधी बात है ना, अगर आप एक्सरसाइज इनिशियल स्टेज से ही करना शुरू कर दोगे तो डिसीजेस आप लोग को होगी ही नहीं, और अगर हो चुकी है तो उससे आप लोग बच सकते हो। तो बेसिकली WHO ने डिफरेंट एज ग्रुप के लिए रिकमेंडेशन दिया है एक्सरसाइजेस के बारे में, और कुछ 4 कैटेगरी यहाँ पे बना दी है। ऐसे बच्चे जो 5 साल से कम है उन लोगों के लिए, ऐसे बच्चे जो चिल्ड्रन और एडोलेसेंस के अंदर आते हैं, मतलब 5 से 17 साल की एज ग्रुप के लोग, ऐसे लोग जो 18 से 64 के बीच में आते हैं, और ऐसे लोग भैया जो 65 के ऊपर है जो कि हमारे सीनियर सिटीजन्स है। तो अब आप कहोगे भैया एग्जामिनेशन में पूछा क्या जाएगा? बेसिकली कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए भाई ऐसे बच्चे जो 5 साल से कम के हैं उनको क्या क्या करना चाहिए, 65 के ऊपर के उनको
क्या क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO, अपने अकॉर्डिंग ज्ञानबाजी नहीं जो आप उसको हर वक्त देते रहते हो। 9:30 बजे कल पहुंच जाना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसे बच्चों की जो 5 साल से कम के आप लोग को एज ग्रुप के अंदर देखने को मिलते हैं। उन्हें क्या क्या करना चाहिए मोटा मोटी आपको मालूम होना चाहिए। तो अगर 1 साल से कम का बच्चा है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी स्लीप साइकिल। अगर वो 3 महीने तक का बच्चा है तो उसको लगभग 14 से 17 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर वो 4 से 11 महीने का हो चुका है तो 12 से 16 घंटे की नींद उसको लेनी चाहिए। और ये नींद जो होनी चाहिए क्वालिटी वाली नींद होनी चाहिए ना, जिससे कि वो पूरी तरीके से रिलैक्स्ड है। क्योंकि छोटे बच्चे इनिशियल टाइम में उनकी ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो नींद से ही आ सकती है। क्योंकि जो नींद है, जो स्लीप है, वो आपको प्रॉपर रिकवरी का टाइम देती है। भैया मेरी रिकवरी नहीं हो पा रही है उसके जाने के बाद, सो जा मेरे भाई। 1 eternity later। अब 5 साल से छोटे बच्चे हैं तो भैया उनको ऐसी टाइप की फिजिकल एक्टिविटीज आप लोग को हर दिन करानी चाहिए जो कि फ्लोर बेस हो। छोटा बच्चा भी चलना नहीं सीख पा रहा है, वो टमी के बल चलने की कोशिश कर रहा है, जो भी उससे झुनझुने पुनपुने उसके हाथ में आप पकड़ा दो, उसके थ्रू आप लोग उसकी फिजिकल एक्टिविटीज कराने की कोशिश करो। और कोशिश करिएगा कि स्क्रीन टाइम इस दौरान ना हो। जो आज के टाइम में मम्मी पापा करते हैं यही कि बच्चे को देते हैं मोबाइल और वो दोनों फिर अकेले बिजी हो जाते हैं बातें करने में। अब बात कर रहे हैं 1 से 2 साल के बच्चे के लिए तो लगभग सेम ही चीज है। स्टोरी टेलिंग आप लोग कराओ, उनको स्क्रीन टाइम से दूर रखने की कोशिश करो। फिजिकल एक्टिविटी आप लोग को एटलीस्ट 180 मिनट्स आपको करवाना ही करवाना है। अभी चाहे मॉडरेट टू विग्रेस भी हो सकती है और डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी करा सकते हो। अब बच्चा बड़ा हो चुका है, अब आप उसको बॉल के साथ खिला सकते हो। बच्चा अभी भी छोटा है इसलिए इसको क्वालिटी स्लीप की जरूरत पड़ेगी और ये क्वालिटी स्लीप लगभग 11 से 14 घंटे की होनी चाहिए। अब बच्चा जो है वो थोड़ा और बड़ा हो चुका है, 3 साल से 4 साल का बच्चा हो गया है, तो आप नॉर्मल स्क्रीन टाइम यहाँ पे दे सकते हो बच्चों को, जिससे कि वो कई बार क्या होता है ना, मोबाइल चलाते हो कुछ नई नई चीजें भी सीख लेते हैं। तो कोशिश करिएगा कि ओनली फॉर किड्स वाली चीजें दिखाएं। और बच्चे बड़े हो चुके तो उनको कोशिश कराए रीडिंग कराने की और स्टोरी टेलिंग यहाँ पे भी रखना है, क्योंकि स्टोरी टेलिंग से बच्चे ना इनिशियल टाइम में बहुत सारी चीजें सीखते हैं। यहाँ पे भी आपको 180 मिनट के एक्सरसाइज, आप लोग को एक्सरसाइज मतलब फिजिकल एक्टिविटीज करवाना है। साथ में 10 से 13 घंटे की क्वालिटी गुड स्लीप आपको यहाँ पे भी दिलाना जरूरी है। तो ये है छोटे बच्चों की कहानी। नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी करानी है, डंबल्स नहीं उठवाने इनसे। तो अब बात करने वाले हैं ऐसे एज ग्रुप की जो कि 5 साल से 17 साल के बच्चे हैं। तो चलिए जानते हैं कि WHO ने क्या कहा है कि अगर आपके बच्चे, मतलब आपके भी बच्चे होंगे ना राजा जी, अगर वो 5 से 17 साल के बीच में रहे तो आपको उनको कौन कौन सी एक्टिविटीज को किस दौरान कितने टाइम कराना है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे इंटेंसिटी मॉडरेट टू विग्रेस हो सकती है। आप लोग को हर 1 घंटा हर दिन उनको फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखना जरूरी है। अब वो चाहे स्पोर्ट्स के फॉर्म में हो या नॉर्मल फिजिकल एक्सरसाइज के फॉर्म में हो, पुशअप पुलअप्स इस तरीके से, क्योंकि ये आप लोग को प्रोवाइड करेंगे उनके अंदर हेल्थ बेनिफिट्स। अब 1 घंटे को आप लोग या तो सुबह का 1 घंटा प्रॉपर मान लो या सुबह या शाम 30-30 मिनट आप लोग दे दो उनको। अब इसमें कौन सी एक्टिविटीज होगी, तो नॉर्मल एरोबिक्स, बेसिक एक्सरसाइज आपको करवाना है जिससे कि मसल स्ट्रेंथनिंग हो सके, और कुछ फंडामेंटल एक्टिविटीज आपको करवाना है लाइक रनिंग, थ्रोइंग, टर्निंग, ट्विस्टिंग, जंपिंग। जब आप ये सब चीजें करा रहे हो तो फिजिकल बेनिफिट्स तो होंगे। तो कौन कौन से बेनिफिट्स होंगे, मसल्स उनकी अच्छी हो जाएगी, बोन्स स्ट्रांग हो जाएगी, जॉइंट्स स्ट्रांग रहेंगे, हार्ट हेल्दी रहेगा, लंग्स की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, मूवमेंट कंट्रोल वो सीख जाएंगे, मोटर लर्निंग न्यू सीखेंगे। साथ में उनकी बॉडी के अंदर ढेर सारे हेल्दी बेनिफिट्स आप लोग को देखने को मिलेंगे, लाइक वो क्रोनिक डिजीजेस से दूर रहेंगे, डिप्रेशन से दूर रहेंगे, एंजाइटी से दूर रहेंगे, स्ट्रेस को मैनेज करना सीखेंगे और एक हेल्दी बिहेवियर भी हमेशा रखेंगे। क्योंकि इनिशियल टाइम से जो हमेशा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है ना, वो टोबैको, सिगरेट और दारू शारू से दूर रहता है, क्योंकि फूफू करके ना सिर्फ खोखले होते हैं, मतलब हार्ट। कौन सी एक्टिविटीज करवानी है, आप नॉर्मल गेम्स करवा सकते हो उनके साथ, कुछ स्पोर्टिंग एक्टिविटीज करवा सकते हो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कुछ भी खिला सकते हो सके तो फैमिली के साथ वो खेल सकते हैं, नहीं तो बच्चों के साथ खेल सकते हैं, या स्कूल के बच्चों के साथ खेल सकते हैं, या कॉलोनी के बच्चों के साथ। यार जो लगे आपको खेलना खेलो, लेकिन खेलो बस किसी के इमोशंस के साथ नहीं। तो चलिए बात करते हैं एडल्ट की, जो कि 18 से 64 इयर्स के बीच में आप लोग को देखने को मिलते हैं। WHO ने कहा है कि यहाँ पे भी आप लोग को मॉडरेट टू विग्रेस एक्सरसाइज करनी है। आपको ऐसी एक्टिविटी में फोकस करना है जो कि मसल स्ट्रेंथनिंग में फोकस कर रही हो, मतलब वेट लिफ्टिंग। क्योंकि जो अभी तक के बच्चे थे वो बच्चे थे ना, अब बड़े हो चुके हैं यार, अब उनकी मसल्स स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है सो दैट पोस्चर अच्छा दिखे। तो इस दौरान पे आप लोग को मसल ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए। एरोबिक फिजिकल एक्टिविटीज साथ में आप लोग को करना चाहिए। एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी मतलब कार्डियो एक्टिविटीज। अब आपके दिमाग में आना होगा कि ये एरोबिक एक्टिविटीज कितने देर करनी है, भाई 150 मिनट टू 300 मिनट
पर वीक आपको मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ करना है, या फिर 75 टू 150 मिनट पर वीक विग्रेस इंटेंसिटी के साथ आप कर सकते हो। अब मसल ट्रेनिंग की अगर बात करी जाए तो मिनिमम 2 दिन तो आपको पर वीक करना ही करना है। बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं भाई। बॉडी शॉडी डोले शोले अच्छे रहेंगे तो यार दूसरों को इंप्रेस करने के लिए हमेशा ये बॉडी काम आती है। वो बात अलग है कि फिर आपको बात करना नहीं आता है, क्योंकि अल्टीमेटली बॉडी से भाई रिश्ते नहीं बनते हैं, जुबान से बनते हैं। विमल बोलो जुबान तीसरी। तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज करोगे तो इससे आप लोग के अंदर जितनी भी क्रोनिक डिसीजेस हैं उससे आप दूर रहोगे, हार्ट हेल्दी रहेगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, स्ट्रोक से आप बचोगे, डायबिटीज से दूर रहोगे, डिप्रेशन, ब्रेस्ट कैंसर, इन सभी से दूर रहोगे। साथ में आपकी बॉडी के अंदर कार्डियो रेस्पिरेटरी मस्कुलर सिस्टम बेस्ट हो जाएगा, जिससे कि आपको सांस लेना और देना मतलब आसानी से होगा। और साथ में आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगी, और साथ में जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होते हैं उन सबसे भी आप दूर रहोगे, और डिप्रेशन से तो दूर रहोगे ही रहोगे, ये तो बोलने वाली बात है ही नहीं। कौन से फिजिकल एक्टिविटीज इस दौरान करना चाहिए? तो आप वॉकिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, वेट लिफ्टिंग कर सकते हो, डांसिंग भी कर सकते हो, गार्डनिंग भी इसी के अंदर आएगी। इसके अलावा आप लोग ऑक्यूपेशनल वर्क भी कर सकते हो, हाउस होल्ड का काम मतलब घर का काम भी कर सकते हो, उससे भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी। लाइक आप कार धो दो, गार्डनिंग कर लो, या स्पोर्ट्स खेल लो, गेम्स खेल लो कॉलोनी में, या ग्राउंड जाकर, या फैमिली के साथ जाके आप लोग वॉकिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये सभी चीजें WHO की तरफ से रिकमेंडेड है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूं। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि यार अब यहाँ पे हो चुके हैं ओल्ड एज। तो बात करने वाले 65 प्लस एज ग्रुप वाले लोगों की। इंटेंसिटी कैसी होनी चाहिए? तो मॉडरेट टू विग्रेस होनी चाहिए। कौन कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए? तो आप मसल ट्रेनिंग कर सकते हो यहाँ पे भी, लेकिन याद रखना बुजुर्ग हो चुके हैं तो कम वेट के डंबल्स के साथ यहाँ पे एक्सरसाइजेस होगी, क्योंकि अगर ज्यादा के साथ करोगे तो मसल लॉस हो सकता है या क्रैम्प आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मसल जो है वो कमजोर हो चुकी है। साथ में एरोबिक फिजिकल एक्टिविटीज करना बहुत जरूरी है, और बुजुर्ग लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है बैलेंस एनहांसिंग एक्सरसाइजेस, क्योंकि बुजुर्ग लोगों को चलने में, अपनी बॉडी को बैलेंस करने में बहुत दिक्कतें आती है, इसलिए ये एक्सरसाइज को करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एरोबिक एक्टिविटी कितनी देर होनी चाहिए? तो 150 टू 300 मिनट पर वीक मॉडरेट इंटेंसिटी की होनी चाहिए, या फिर 75 टू 150 मिनट पर वीक विग्रेस इंटेंसिटी के साथ होनी चाहिए। मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की अगर बात करी जाए तो वही आप लोग को सेम वहीं पे जो इससे पहले देखने को मिला, मिनिमम 2 दिन, उतने दिन आप कर सकते हो। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बैलेंस एनहांसिंग एक्टिविटी। तो जितने भी ओल्ड एज लोग रहते हैं उनके अंदर पुअर मोबिलिटी हो जाती है, वो चल फिर अच्छे से नहीं पाते हैं, बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, जैसे आप अभी अपनी जिंदगी को बैलेंस नहीं कर पा रहे होंगे उसमें और पढ़ाई में। तो इसलिए हम लोग ऐसी एक्टिविटीज पे फोकस करेंगे जिससे कि आपकी बॉडी का बैलेंस को वापस से बेटर किया जा सके। तो ये आप लोग को मिनिमम 3 दिन तो एक्सरसाइज करनी ही है, जिससे कि आप लोग बैलेंस को रीगेन करना सीख सको। क्या क्या बेनिफिट है? बेसिक वही बात है जो अभी इससे पहले बात करें। रेगुलर एक्टिविटी करोगे तो हार्ट हेल्दी रहेगा, ब्लड प्रेशर सही रहेगा, स्ट्रोक नहीं आएंगे, डायबिटीज से दूर रहोगे, हाइपरटेंशन वाला प्रॉब्लम नहीं होगा, डिप्रेशन से दूर रहोगे, मसल स्ट्रांग रहेगी, बोन्स हेल्दी रहेगी, फ्रैक्चर से बच जाओगे, और जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं उन सब से दूर रहोगे। सेम वही चीज है। और एक्टिविटीज की बात करी जाए तो कौन कौन सी करनी है यहाँ पे? तो फिजिकल एक्टिविटी में आप लोग यहाँ वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग कर सकते हो, वो भी लो फ्रिक्वेंसी के साथ, और डांसिंग कर सकते हो, ऑक्यूपेशनल वर्क कर सकते हो, हाउस होल्ड वर्क भी कर सकते हो, लाइक कार वॉश, गार्डनिंग, ये सब चीजें। गार्डनिंग सबसे बेस्ट एग्जांपल रहता है जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनकी फिजिकल एक्टिविटी के लिए। बच्चों के साथ आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो, रिक्रिएशन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और फैमिली के साथ अपना टाइम बिता सकते हो साइकिलिंग और वॉकिंग में। तो सेम वही चीजें थी, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं था, बस यहाँ पे एक नई चीज थी, वो थी बैलेंस एनहांसिंग एक्टिविटी, और मसल ट्रेनिंग लो इंटेंसिटी के साथ होनी चाहिए। तो दोस्तों जो मैंने आप लोगों को अभी बताया उसके रिगार्डिंग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ। आप लोग इसको एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इन सब के सॉल्यूशन आपको मेरी इस बुक के अंदर मिल जाएंगे प्रॉपर वे में, किस तरीके से आपको उसको फ्रेम करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस को मेरी बुक के साथ प्रिपेयर कर लेना। तो वीडियो को देखते हुए चलो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए चलो, सो दैट 100 मार्क्स सिक्योर होते हुए चले। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी। मतलब ये जैसे मैं अभी नॉर्मल खड़ा हूं, ये मेरा नॉर्मल पोस्चर है, अगर मैं टेढ़ा खड़ा हो जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? पोस्चर के अंदर डिफॉर्मिटी आ जाएगी। तो इसे मैं क्या कहूंगा? पोस्चर की डिफॉर्मिटी। तो इंसानों के अंदर कौन सी कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होती है, इन सब के बारे में इस टॉपिक में समझेंगे। एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस बुक से अच्छे से कर लेना पूरी वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए जानते हैं आखिर पोस्चर और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो पोस्चर बेसिकली एक अलाइनमेंट है बॉडी का, जिसमें बॉडी सही तरीके से अपने लिम्स को खड़े रहते टाइम, बैठते टाइम, चलते टाइम और लेटते टाइम रखती है। अब अगर मैं हाथ ऐसे जोड़ रहा हूं तो ये प्रॉपर पोस्चर है, ऐसे जोड़ने लग गया तो ये गलत पोस्चर हो गया ना। इसी के बारे में बात की जा रही है। तो पोस्चर क्या है? बेसिक एक पोजीशन है और कुछ भी नहीं है।
जिसमें कि प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट के साथ देखने को मिल रही है। अरे जैसे कार का भी अलाइनमेंट होता है, अगर अलाइनमेंट सही रहेगा तो कार सही चलेगी, टेढ़ा मेढ़ा अलाइनमेंट रहेगा तो कार भी ऐसे डुक 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 होगी। तो वही चीज आप लोगों को पोस्चर के बारे में कही गई है। एवरी टाइम एन इंडिविजुअल होल्ड सम पोजीशन even at the time of sleeping, rest and this position is known as posture। अब बेसिकली पोस्चर दो तरीके से होते हैं, एक होता है डायनेमिक पोस्चर और दूसरा होता है स्टैटिक पोस्चर। डायनेमिक पोस्चर मतलब जब आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, मोशन में हो, उस दौरान जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उस दौरान जो आपका बॉडी का अलाइनमेंट एक स्पेसिफिक पोजीशन में आपको देखने को मिल रहा है, उसे हम लोग कहेंगे डायनेमिक पोस्चर। तो ये आपको रनिंग के दौरान देखने को मिलेगा। अब रनिंग करते करते आप ऐसे ऐसे दौड़ोगे तो फिर ये गलत पोस्चर हो गया ना। अब स्टैटिक पोस्चर क्या होता है भाई, जैसे आप लोग नॉर्मली खड़े हो, इस दौरान भी जो आपका बॉडी का अलाइनमेंट जिस स्पेसिफिक पोजीशन में है उसे कहा जाएगा स्टैटिक पोस्चर। पहली बार किसी को गुलाब देने जा रहे हो तो आपको कैसे नीचे बैठ के यार प्रपोज करना है, वो आप लोग का स्टैटिक पोस्चर के अंदर आएगा। और जब वो आपको थप्पड़ मार देगी और अपने भाइयों को बुलाएगी और जब आप भागोगे जिस पोस्चर के साथ, उसे कहा जाएगा डायनेमिक पोस्चर, जो नॉर्मल फॉर्म में। अब यह इंसान देखो टेढ़ा हो गया पुष्पराज की तरह, जो कि बोलता है झुकेगा नहीं लेकिन खुद झुका हुआ है, तो उसे क्या कहा जाएगा, बैड पोस्चर। तो गुड पोस्चर क्या होता है, इन विच द बॉडी इज सो बैलेंस्ड एज टू प्रोड्यूस लीस्ट फैटिग। तो चलिए बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के बारे में। तो बेसिकली अभी जो स्टार्टिंग की 3 डिफॉर्मिटी पढ़ेंगे, ये स्पाइनल कॉर्ड की डिफॉर्मिटी है। मैं नॉर्मल में कहूं तो स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी कहते हैं इसे। तो सबसे पहली होती है जिसको कहते हैं काइफोसिस। तो काइफोसिस एक ऐसे टाइप की डिफॉर्मिटी है जिसमें कि जो आपकी स्पाइन है वो आगे की तरफ झुक जाती है, आप ऐसे चलने लग जाते हो, और भाई कैसे हो भाई, कैसे हो भाई। जैसे आप देख रहे हो आपकी जो नॉर्मल स्पाइन है वो कुछ इस तरीके से, लेकिन अगर आप फॉरवर्ड बैंड हो जाओ, देखो यहां पे आप आगे की तरफ चले गए और आपकी स्पाइन इस तरीके से हो गई है, उसे कहेंगे काइफोसिस वाला प्रॉब्लम। तो काइफोसिस के अंदर आप लोग को याद रखना फॉरवर्ड कर्वेचर आ जाता है, जिसे हम लोग हंचबैक भी कहते हैं। और ये क्यों होता है भाई, डेफनेस की वजह से। हाँ भाई क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, आपके फूड के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से, साथ में आप अपने शोल्डर में बहुत ज्यादा हैवी लोड वगैरह उठा रहे हो उसकी वजह से, चलते दौरान अगर आप ऐसे ऐसे चल रहे हो तो उसकी वजह से भी हो जाता है, और मसल्स अगर वीक हो तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। अब कैसे ठीक करें, तो चलिए जानते। तो इसको ठीक करने का कुछ इस तरीके से तरीका है कि आपको बैक में एक पिलो रखना है। दीदी जो है ना पिलो में इस तरीके से लेटी हुई है, सीधी बात है, आप आगे की तरफ आ चुके हो तो आपको नॉर्मल होना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आप आगे आ चुके हो, आपको नॉर्मल होना है, तो आपको ऐसे एक्सरसाइज करना है जिससे कि आप पीछे होने की कोशिश करो। तो इसलिए देख रहे होंगे आप लोग बैकवर्ड बेंडिंग वाले जितने भी डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती है उसको आपको यहाँ पे करना है। तो आप सैंडबैग का यूज भी ले सकते हो, या अगर आप लोग को लगे तो कोई सॉफ्ट बॉल रख सकते हो यहाँ पे, या पिलो रख के भी आप लोग कुछ इस तरीके से यार लेट जाओ और अपनी बॉडी को पीछे की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करो, तो ये ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग स्लिंग के साथ भी यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हो। ध्यान से अगर देख रहे होंगे तो इस तरीके का एक पट्टा है, इसको स्लिंग कहते हैं, और दोनों हाथों से पकड़ा गया है, ये इलास्टिक होता है। जैसे आप ध्यान दो, अब आप अपने आप को तो आगे खींच रहे हो, लेकिन आपको करना क्या, आपको पीछे खींचना अपने आप को इलास्टिसिटी से। तो इससे होगा क्या, जिससे कि आपकी बॉडी नॉर्मलाइज होने लग जाएगी एक टाइम पे आके। या अगर आप लोग को लगे तो आप लोग धनुरासन भी परफॉर्म कर सकते हो। धनुरासन में अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से जो आपकी ओवरऑल बॉडी है वो बैकवर्ड बेंड हो रही है। ये अगर आप लोग को लगे तो नवासन भी आप कर सकते हो, नाव की तरह एक शिप के फॉर्म में आप लोगों को कुछ इस तरीके से करना है। जो आज के टाइम के जेनजी लोग हैं वो इसको सुपरमैन पोज कहते हैं, तो सुपरमैन पोज भी आप कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट डिफॉर्मिटी जिसका नाम है लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस, ठीक है ना, ज्यादा ना सोचिए। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। तो याद है काइफोसिस में क्या हो रहा था, आपकी स्पाइन आगे की तरफ झुक गई थी। अब लॉर्डोसिस के अंदर जो आपका लंबर रीजन है वो आगे की तरफ चला गया, जिसकी वजह से आप ऐसे हो गए, मतलब तो इसे आप लोग कहते हो लॉर्डोसिस। इसको स्वे बैक के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसका एक और नाम है हाइपर लॉर्डोसिस। मोटापे की वजह से भी हो जाता है, जैसे जो मोटे लोग रहते हैं उनका पेट आगे रहता है, पेट आगे तो बॉडी आगे चले जाएगी, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए बॉडी पीछे झुकने लग जाती है। और ऐसे देखते हो मोटे लोग हमेशा ऐसे मिलता है क्या, और भाई कैसे हो। अगर आप ढंग से नहीं बैठ रहे हो या आप अपने आप को दादा बनकर ऐसे ऐसे घूमते हो हमेशा, तो याद रखना ऐसे ऐसे जो ऐसे ऐसे चलते हैं ना, जिसके यहाँ पे ना लकड़ी फंसी रहती है, वो लोग ऐसे ऐसे चलते तो उनको भी हो जाता है ये। या अगर आप उल्टी सीधी एक्सरसाइज करते हो उसकी वजह से भी हो जाएगा, या अगर आपकी बैक की मसल्स वीक है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक करने के तरीके अगर बात करूं तो सिटअप सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल है। कुछ इस तरीके से सिटअप्स किए जाते हैं, इसको एब्स की एक्सरसाइज भी कहते हैं, तो इसके थ्रू भी आप इसको ठीक कर सकते हो। ऐसे क्यों किया जा रहा है, अगर भाई आप पीछे झुक चुके हो तो आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिससे कि आप आगे आ सको। इसलिए देखना जितने भी एक्सरसाइज वो आगे आने वाली है, ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जिससे कि आप आगे आओगे। इसके अलावा आप पश्चिमोत्तासन कर सकते हो। ये देखो ये रहा पश्चिमोत्तासन, जिसमें आप लोग को फॉरवर्ड बैंड करने की कोशिश करना है। या फिर अगर आप चाहो तो ऐसे लेट जाओ और 90 डिग्री में पैरों को ऊपर कर दो। इससे आपकी जो लोअर बैक में जो लंबर रीजन में जो फॉरवर्ड बैंड हो चुका है वो नॉर्मल हो जाएगा। या आप लोग को लगे तो कुछ इस तरीके से नॉर्मली लेट जाइए, यहाँ पे पिलो रखिए, अपने एक पैर को इधर रखिए और अपनी पूरी बॉडी को उस तरफ ट्विस्ट करने की कोशिश करें। इसके थ्रू भी ये ठीक हो जाता है।
तो नेक्स्ट है आप लोग का स्कोलियोसिस। तो जो काइफोसिस में आप आगे झुक चुके थे, लॉर्डोसिस में जो आप अंदर घुस गए थे, स्कोलियोसिस में कुछ उल्टा ही है। तो इसको समझने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, आपको ना पीछे पलट जाना है। नॉर्मल पर्सन की स्पाइन देख रहे होंगे सीधी है, लेकिन स्कोलियोसिस में प्रॉब्लम क्या होता है, अगर ये स्पाइन में लेटरल शिफ्ट हो जाए तो देखो ये स्पाइन कैसे बैंड हो गई है, मैं कह सकता हूं एस शेप की हो चुकी है। तो इसे कहा जाता है स्कोलियोसिस वाला प्रॉब्लम, जहां पे लेटरल शिफ्टिंग आप लोग को देखने को मिलता है हमारी बैकबोन के अंदर और एक एस लाइक शेप ले लेता है कुछ इस तरीके से। अब ये क्यों होता है, हो सकता है आपने किसी एक शोल्डर में ज्यादा बर्डन ले लियो, उसकी वजह से हो रहा है। हो सकता है अगर आपके पैर छोटे बड़े हो तो आप इस तरीके से चल रहे हो तो उस वजह से हो सकता है। इम्प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हो उसकी वजह से हो सकता है। अगर आपका इम्प्रॉपर पोस्चर है अगर खड़े होते दौरान, उस वजह से हो सकता है। बहुत सारे अलग अलग रीजंस है, बट मेन बात निकल के आती है ठीक कैसे किया जाएगा। तो ठीक करने के लिए आप लोग को पुलअप्स करना पड़ेगा, ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसके लिए। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो, नॉर्मल इस तरीके से खड़े हो जाओ और अपने हाथों को इस तरफ बेंड करने की कोशिश करो, मतलब जिस तरफ डिफॉर्मिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन पे। या अगर आपको लगे तो आप लोग लेट जाइए और एक पिलो के सपोर्ट से अपनी डिफॉर्मिटी के अगेंस्ट में उसको रखते हुए सोने की कोशिश करें, उससे भी ठीक हो सकता है। जैसे देखो एक पिलो है, इसको यहाँ पे इस तरीके से बांध दिया गया और ये भैया सोए हुए हैं। तो जो अभी हम लोगों ने तीनों चीज पढ़े वो है स्पाइनल कर्वेचर। अब स्पाइनल कर्वेचर जो है वो 3 टाइप्स है। तो जो नॉर्मल स्पाइन है वो कुछ इस तरीके से होगा, या हेल्दी स्पाइन वाला बंदा। लॉर्डोसिस में क्या होता था, आपका जो लंबर रीजन है वहां से आप अंदर की तरफ आपकी स्पाइन चल जाती थी। काइफोसिस में जो है वो आप लोग को ऊपर की तरफ से आप लोग फॉरवर्ड बैंड हो जाते थे, और स्कोलियोसिस में जो आपकी स्पाइन थी वो लेटरल शिफ्ट ले लेती थी कुछ इस तरीके से। तो अगर आपको लगे तो इनका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, क्योंकि इसको समझना जरूरी है। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारी डिफॉर्मिटीज के बारे में, जो कि अब लिम्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि आखिर नॉक नी क्या है। नॉक नी के नाम से समझ में आ रहा है कि नीज एक दूसरे को पक्का नॉक नॉक कर रही होगी। तो ये रही आप लोग की नॉर्मल नीज, जो कि आप लोग के नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में देखने को मिल रही है। अगर ये नीज करीब करीब आ जाए एक दूसरे के कुछ इस तरीके से, तो इसे कहा जाता है नॉक नी का प्रॉब्लम, जहां पे नीज एक दूसरे को चलते दौरान नॉक नॉक करती है, मतलब चलते चलते आपकी नीज टकराते हुए देखने को मिलेगी। अब आखिर ये क्यों होता है, अगर आपकी डाइट के अंदर विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी है तभी आपको देखने को मिलेगा। साथ में अगर आपको ओबेसिटी वाला प्रॉब्लम हो चुका है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अगर आपको फ्लैट फुट की डिसीज है तो उसकी वजह से भी होता है। और अगर आप कम उम्र में ज्यादा वजन उठाने की कोशिश करते हो तब भी ये नॉकनी वाला प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि 18 से पहले हैवी वेट लिफ्ट वगैरह मत किया करो, क्योंकि नॉकनी वाला प्रॉब्लम हो सकता है। साथ में इसको ठीक करने के कुछ तरीके हैं। पद्मासन आप कर सकते हो, आप गोमुखासन कर सकते हो, और अगर आप बहुत रईस खानदान से हो, नवाबों के खानदान से हो और आपके घर के अंदर घोड़े वोड़े हैं तो आप घोड़े बुलाकर हॉर्स राइडिंग कर सकते हो, उसके थ्रू भी ये ठीक हो जाता है। और अगर आपको लगे तो आप सोते वक्त दोनों नी के बीच में पिलो रख दो और सो जाओ तो भी ये ठीक हो जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये सारी वो एक्सरसाइजेस है जो नीज को दूर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि नीज करीब आ चुकी है। तो इसलिए ऐसी एक्सरसाइजेस करना जरूरी है जिसके थ्रू इसको ठीक किया जा सकेगा, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आप लोग का बो लैग। बो लैग एकदम अपोजिट है नॉकनी का, जिसमें नीज एक दूसरे को टकरा रही थी, इस बार नीज दूर हो चुकी है। जैसे नॉर्मल अलाइनमेंट आपको देखने को मिल रहा है, अगर नीज आपकी दूर हो जाए कुछ इस तरीके से, देखो गैप ज्यादा हो गया ना, तो इसे कहा जाता है बो लैग। अब ये बो लैग क्यों होता है, अगर आपकी डाइट के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की डेफिशिएंसी है तो ये प्रॉब्लम होगा। अगर आप बहुत मोटे हो तो ये होगा। छोटे बच्चों को चलते दौरान बचपन में ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। तो जब आप उसको खड़े करने की कोशिश करोगे ना तो उसके पैर दूर दूर देखने को मिलेंगे। बो लैग वाला प्रॉब्लम हर छोटे बच्चों को रहता ही रहता है। तो आप जानते हैं कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो। तो ऐसी डाइट आपको कंज्यूम करना है जिसके अंदर विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस जरूर हो। इसके अलावा आप ऐसी एक्सरसाइज भी कर सकते हो जहां पे आप लोग को चलना है, वो भी टो टच करते हुए। ये चलते दौरान आप अपनी फीट्स को करीब रखने की कोशिश करो। इसके अलावा गरुड़ासन और अर्ध चक्रासन कर सकते हो, जिसके थ्रू आप इसको ठीक कर सकते हो। अब ये कौन से आसन है ये योगा वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारे बोर्ड्स एग्जामिनेशन में नॉक नी और बो लैग के कुछ और नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये तो हमारा नॉर्मल हो गया पैर का पोस्चर, याद है, जिसमें हमारे पैर दूर हो जाते थे उसे हम लोग बो लैग कहते थे। तो बो लैग का एक और नाम है, उसको कहा जाता है गेनु वरुम वरुम वरुम। और जो हमारा नॉक नी है जहां पे नीज एक दूसरे को टच करने लग जाती थी उसे कहा जाता है गेनु वल्गम। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये नाम याद रखिएगा। तो चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिफॉर्मिटी की, जिसका नाम है राउंड शोल्डर। तो बेसिकली राउंड शोल्डर एक ऐसे टाइप का प्रॉब्लम है, जैसे ध्यान से देखो ये नॉर्मल पर्सन है, अगर आपके शोल्डर आगे की तरफ आ जाए ना उसे कहा जाता है राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर और काइफोसिस में कंफ्यूज मत होना, यहां पे शोल्डर आगे आ रहे हैं और काइफोसिस में आपकी स्पाइन आगे आ गई थी, तो दोनों में फर्क है।
तो राउंड शोल्डर एक ऐसी डिफॉर्मिटी जिसके अंदर जो शोल्डर है वो आप लोग के फॉरवर्ड की तरफ बैठने जाते हैं, जिससे कि आपका जो अलाइनमेंट है वो खराब हो जाता है और आपको अपर बैक में कर्व देखने को मिलता है, जैसे यहां पे देखने को मिल रहा है। आप लोग ध्यान देना, आपकी क्लास के अंदर कोई बहुत लंबा इंसान होगा और बहुत दुबला इंसान होगा, वो कुछ इस तरीके से चलते हुए देखने को मिलेगा। या अगर आप लोग अपनी क्लास में किसी को इंप्रेस करने के चक्कर में जो साइज के कपड़े आपको लगते हैं उससे 2 साइज कम के कपड़े पहन रहे हो सिर्फ इसलिए कि आप मस्कुलर दिखो, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि टाइट कपड़े पहनने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। जेनेटिक्स की वजह से भी होती है, मसल इम्बैलेंसमेंट की वजह से हो जाती है, और कोई इलनेस या एक्सीडेंट हो गया तो उस वजह से भी हो सकता है। इसको ठीक कैसे किया जाएगा? बेसिक बात है, आपके शोल्डर आगे आ चुके हैं जिससे आपके नॉर्मल हो सको। तो नॉर्मल होने के लिए करना क्या पड़ेगा? पीछे वाली एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो आप अर्ध चक्रासन भी कर सकते हो, पुलअप्स कर सकते हो, वॉल स्ट्रेच कर सकते हो, चेस्ट स्ट्रेच कर सकते हो। आप एक रोप ले लो, जो इलास्टिक रोप रहती है ना, उससे आप लोग इलास्टिक फॉर्म में, तो उससे इस तरीके की एक्सरसाइज अगर आप करोगे ना तो उससे भी ये ठीक हो जाएगा। धनुरासन और चक्रासन करोगे तो भी ये ठीक हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं हमारी नेक्स्ट डिफॉर्मिटी के बारे में, जिसका नाम है फ्लैट फुट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारा नॉर्मल फीट कैसा होता है। तो अगर आप ध्यान दोगे अपने पैर में तो एक कर्वेचर आप लोग को देखने को मिलेगा हर एक नॉर्मल इंसान के अंदर। उस नॉर्मल इंसान का नॉर्मल पैर को कहते हैं नॉर्मल फिट, जिसमें आपका जो पैर पूरी तरीके से जमीन से टच नहीं होता है। और जो फ्लैट फिट वाला प्रॉब्लम रहता है उसमें होता क्या है, आपका जो पूरा पैर है वो जमीन से टच होने लग जाता है, कोई कर्वेचर नहीं रहता आपके पैरों के बीच में। तो ये चेक कैसे करें? इसको चेक करना है तो वैसे देखकर भी समझ में आ जाएगा। अगर आपको लगे तो आप अपने पैरों को पानी में डुबाइए और सूखी जगह में चलने की कोशिश करें। तो अगर आपका पैरों का निशान कुछ इस तरीके से बन रहा है, कुछ इस तरीके से, तो उसे कहा जाएगा नॉर्मल फुट। और अगर आप लोग का पैरों का निशान कुछ ऐसा बन रहा है जहां पे कुछ इस तरीके से पैरों के निशान बन रहे हैं, उसे कहा जाएगा फ्लैट फुट। अब आप कहोगे भैया यार पैर तो पैर होते हैं, नॉर्मली पैर पूरा सरफेस पे टकरा जाए या आधा टकराए आधा ना टकराए, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी के अंदर जो हल्का सा कर्वेचर हमारे पैरों में देखने को मिलता है वो सस्पेंशन की तरह एक्ट करता है। तो जितना भी बॉडी के अंदर जो बर्डन हमारे पैरों तक जाता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कार के अंदर सस्पेंशन होते हैं ना, जिससे आपको धचके नहीं लगते, सेम वैसे ही पैरों के अंदर आपको ये जो कर्वेचर है ये सस्पेंशन के फॉर्म में एक्ट करता है। अगर सोचो कार के अंदर सस्पेंशन नहीं रहेंगे तो क्या होगा? जो कार में बैठे रहेंगे वो सारे इंसान हिल जाएंगे। तो अगर आपके अंदर फ्लैट फुट वाला प्रॉब्लम है और अगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बर्डन आएगा तो इससे होगा क्या? आपकी पैरों की हड्डियां टूट सकती है, कमजोर हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आखिर ये होता कैसे? हेरिडिटी की वजह से हो सकता है, अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हो उसकी वजह से हो सकता है, इम्प्रॉपर पोस्चर की वजह से हो सकता है, और मैंने स्टार्टिंग में कहा था किसी को इंप्रेस करने के चक्कर में नाइकी एयर जॉर्डन फर्स्ट कॉपी पहनते हो जिसके सोल खराब रहते हैं, उसके वजह से भी ये हो सकता है, और इंजरीज की वजह से भी होता है। ठीक करने का तरीका क्या है? तो अगर आप चाहो तो हील के बल या टो के बल चलने की कोशिश करो, इससे आप ठीक कर सकते हो। या स्किपिंग रोप्स अगर करोगे तो उसकी वजह से ठीक कर सकते हो। जंपिंग के थ्रू भी इसको ठीक कर सकते हो। आप लोग वॉल को पुश करने की कोशिश करो तो यहाँ पे काफ्स में कहीं ना कहीं स्ट्रेस डेवलप होगा, उसकी वजह से भी ठीक हो जाएगा। आप पुलिंग टो करोगे तो उसकी वजह से भी ठीक हो जाएगा। इस तरीके से बॉल रखो यहाँ पे और बॉल को आगे पीछे करने की कोशिश करो अपने ये वाले पोर्शन में जो कि फ्लैट हो चुका है, उसकी वजह से भी ठीक हो सकता है। और हील रेजिंग अगर आप करोगे तो भी आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो जो पोर्शन अभी पढ़े हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, पॉज करें और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब जान लेते हैं जो टॉपिक अभी हम लोगों ने पढ़े उसके रिगार्डिंग कुछ प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग को मेरी इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अगर अभी तक ऑर्डर नहीं करे हो तो डिस्क्रिप्शन में अमेज़न की लिंक डिस्काउंट वाली दे दिया हूं, जाओ जल्दी ऑर्डर करो। वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर के साथ बेस्ट बुक को फॉलो करो सो दैट मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मेरी इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। तो वीडियो को देखने के बाद आंसर्स इससे अच्छे से रीड कर लेना। याद रखना दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही आते हैं और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस बुक के अंदर ऐड कर दिया हूं आप लोग के लिए। तो जो क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया उसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी आप लोग के लिए, सारे क्वेश्चंस भी आप लोग को इसी के अंदर मिल जाएंगे। तो जाइए इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें और अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर बनाएं। तो चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। तो बेसिकली आप लोगों को एक टाइमलाइन मालूम होना चाहिए कि वुमेन का पार्टिसिपेशन कब से स्टार्ट हुआ था, आज के दौरान क्या स्टेटस है वुमेन के पार्टिसिपेशन का हमारे इंडिया के अंदर, वर्ल्ड लेवल के अंदर। इन सब के बारे में आप लोग को फैक्चुअल डेटा याद रखना है। अगर वो याद रहेगा तो आप पैराग्राफ में या पॉइंट के बेसिस पर अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हो। तो हम लोग एक टाइमलाइन के फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। स्पोर्ट्स की दुनिया स्टार्ट कहां से हुई थी? एंशिएंट ओलंपिक के दौरान से। और एंशिएंट ओलंपिक कब हुआ था? 776 बीसी में। क्या इस दौरान पे जो एंशिएंट ओलंपिक हुआ था
क्या वुमेन का पार्टिसिपेशन देखने को मिला था? नहीं मिला था। याद रखिएगा, यहाँ पे वुमेन का पार्टिसिपेशन नहीं था, सिर्फ मर्दों ने इसमें पार्टिसिपेट किए थे, और ये कहां हुआ था? ग्रीस में। लेकिन एक चीज याद रखना, वुमेन ने खुद का एक एथलीट फेस्टिवल मनाई थी जिसका नाम था हिराट गेम्स। ये स्पेसिफिकली डेडिकेटेड था गॉडेस हेरा को। अरे जैसे ओलंपिक को स्टार्ट किया था हरक्यूलिस ने अपने पापा ज़ुइस की याद में, उसी तरीके से ज़ुइस भी गॉड थे, ये सब रोमन गॉड्स है। फिर कई साल बीत गए, 1896 में ओलंपिक को वापस से स्टार्ट किया गया मॉडर्न ओलंपिक के नाम से। किसने स्टार्ट किया था? क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़े होंगे। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो जब फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुआ था एथेन ग्रीस में, उस दौरान भी किसी भी वुमन ने पार्टिसिपेट नहीं करी थी। इस दौरान नहीं करी गई थी, इसका मतलब ये नहीं कि वुमन यार पार्टिसिपेट करने का दिल नहीं था, पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जा रहा था। फिर एक टाइम आता है 1900 का, उस दौरान पेरिस में ओलंपिक ऑर्गेनाइज हुआ था। उस दौरान फर्स्ट टाइम वुमेन का पार्टिसिपेशन हुआ था। तो जितने टोटल एथलीट आए थे उसमें सिर्फ और सिर्फ 2.2% ऑफ वुमेन ने ही पार्टिसिपेट करी थी। इसके बाद टाइम आता है 1928 का। इस दौरान भी वुमेन का पार्टिसिपेशन कंटिन्यू था, बट कुछ स्पेसिफिक गेम्स के अंदर रिस्ट्रिक्टेड था अंटिल 1960 का जो ओलंपिक हुआ था तब तक के। 1972 में एक ऐसा नया कानून लेकर आया गया, नया लॉ लेकर आया गया, जो भी डिस्क्रिमिनेशन वुमेन के साथ स्पोर्ट्स की फील्ड में हो रहा है कि ये वाला स्पोर्ट्स वुमन नहीं खेलेगी, वाला नहीं खेलेगी, उस डिस्क्रिमिनेशन को हटा दिया गया था, जिसकी वजह से वुमन का पार्टिसिपेशन ग्रेजुअली इंक्रीज होते हुए आप लोग को देखने को मिला। फिर इसके बाद टाइम आता है 1984 का, जहां पे पहली बार वुमन का मैराथन कराया गया और वहां पे जॉन बैथनॉय इस मैराथन को जीती थी। इसके बाद 2001 के अंदर वुमन का पार्टिसिपेशन आपको ग्रेजुअली और इंक्रीज होते हुए देखने को मिला। फिर इसके बाद वुमन का पार्टिसिपेशन आप लोग को कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये मोटा मोटी हमने वर्ल्ड लेवल के फॉर्म में समझ की कोशिश करें। वर्ल्ड लेवल के फॉर्म में आएगा तो आप डेट्स के फॉर्म में इसको अच्छे से समझा सकते हो। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी के फॉर्म में समझाता हूं कि आखिर क्या हो रहा था। क्या वुमन का पार्टिसिपेशन इनिशियल टाइम में देखने को नहीं मिला? आप सभी लोग जानते हो कि इनिशियल टाइम से ही हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेंट कल्चर के फॉर्म में चल रही है, जहां पे वुमन को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता था, जहां पे औरतों को अपने घर से निकलने तक की परमिशन नहीं थी। तो आपको क्या लगता है कि वुमन का पार्टिसिपेशन आपको स्पोर्ट्स में देखने को मिलेगा? तो जैसे जैसे वर्ल्ड जो है वो लीनियंट हुआ, सोशल चेंजेस आए, वैसे वैसे वुमन को जो सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जा रहा था उसको अब हटाते हुए नॉर्मल सिटीजन की तरह ट्रीट करने लग गए, और फिर वुमन को हर फील्ड के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने लग गई जहां पे वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा सके। तो सेम ऐसे ही स्पोर्ट्स के अंदर भी आपको देखने को मिल रहा है। तो सेम इंडिया के अंदर भी आप लोगों को कुछ इस तरीके से ही देखने को मिलेगा। 19th सेंचुरी तक के तो वुमेन का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में देखने को मिलता ही नहीं था, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स देखने तक के का हक नहीं था औरतों के पास। फिर कुछ सोशल चेंजेस आते हैं 20th सेंचुरी के अंदर, जहां पे वुमेन का पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बढ़ने लग गया था इंडिया में भी। इसके बाद आता है टाइम 1952, जहां पे फर्स्ट फीमेल एथलीट ने ओलंपिक में पार्टिसिपेट करी। 1984 के ओलंपिक में पीटी उषा जी ने पार्टिसिपेट करी थी और ब्रॉन्ज मेडल जीतते जीतते रह गई। इसके बाद टाइम आता है कर्णम मल्लेश्वरी जी का, जिन्होंने ओलंपिक 2000 में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इंडिया के फर्स्ट वुमन बन गए जिन्होंने ओलंपिक मेडल लेकर आई। पीटी उषा के बारे में तो हर कोई जानता है यार, लेकिन कर्णम मल्लेश्वरी जी जो थी वो वेट लिफ्टिंग के अंदर आपको देखने को मिलती है। फिर बाद में सानिया नेहवाल, मैरी कॉम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीते 2021 के अंदर। 2012 के लंदन ओलंपिक में पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीती 2016 के रियो ओलंपिक में, और ब्रॉन्ज मेडल जीती 2020 में, और बन गई ओनली इंडियन वुमन विथ 2 ओलंपिक मेडल्स। इसके बाद मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीती, लवलीना जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीती 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें। तो ये कुछ स्पेसिफिक नाम है जो आप लोग को याद रखना है अपने आंसर को फ्रेम करते टाइम, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर फेकम फाकी करोगे तब बात नहीं बनेगी। फैक्चुअल डेटा के साथ लिखकर आओगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो ये मोटा मोटी आप लोग को एक मैंने फ्रेमवर्क दिखा दिया हो कि वुमन का पार्टिसिपेशन कुछ इस तरीके से हुआ। अगर आपको लगे तो कोई और फील्ड की वुमन के बारे में, जैसे सानिया मिर्जा, टेनिस के बारे में भी आप एग्जांपल लेकर समझा सकते हो। तो ऐसी ढेर सारी वुमन एथलीट्स और भी है, लाइक अज्जू बॉबी, साक्षी मलिक, सानिया मिर्जा, झूलन गोस्वामी, मिताली राज, कृष्णा पुनिया, तेजस्विनी सावंत, तानिया सचदेव, अंकिता दास, गरिमा चौधरी, सीमा अनीत, और ऐसे बहुत सारी एथलीट्स जो हमारे इंडिया का नाम को ऊंचा कर रही है, उनके नाम को भी आप अपने आंसर राइटिंग में फ्रेम कर सकते हो। तो दोस्तों, हम गर्व से ये कह सकते हैं कि हमारी जितनी भी फीमेल एथलीट है वो ग्लोबली हमारे इंडिया के नाम को ऊंचा कर रही है। तो कुछ फेमस एथलीट है, इनके बारे में आप लोग एक बार पॉज करके इनकी फोटो देखिए और इनका नाम याद रख लीजिए। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन तो आप लोग के दिमाग में भी जरूर आया होगा कि आखिर वुमन का पार्टिसिपेशन इनिशियल टाइम से क्यों नहीं देखने को मिल रहा था,
या आज के दौरान में भी वुमेन का पार्टिसिपेशन उतना हो नहीं पाता, उसका आखिर क्या रीजन है? तो इंडिया के अंदर ऐसे काफी सारे सेवरल रीजंस हैं जिसकी वजह से वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम देखने को मिलता है। सबसे पहली चीज जेंडर इनइक्वालिटी और सोशल एटीट्यूड, ये सबसे बड़ा बैरियर है। फिर आता है कि आपके पेरेंट्स ही आपको इनकरेज नहीं करते हैं। उनका ये रहता है कि भाई शादी के बाद तो आप लोग अपना घर संभालना है, कहां स्पोर्ट्स में ध्यान दोगे। हमारी सोसाइटी का पिछड़ी सोच, लेस मोटिवेशन और इंस्पिरेशन, एक औरत दूसरे औरत की टांग खींचने की कोशिश करती है, ये भी एक रीजन है। हमारे गवर्नमेंट की तरफ से ही इनिशिएटिव उतने अच्छे नहीं लिए जाते कि वुमेन का पार्टिसिपेशन हो सके। हमारे सोसाइटी का मेल डोमिनेंट कल्चर, वुमेन कोचेस की कमी, प्रॉपर फैसिलिटी ना मिलना, मीडिया कवरेज सही तरीके से नहीं देखने को मिलता है, और साथ में लैक ऑफ इंसेंटिव एंड करियर ऑप्शंस, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम देखने को मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं फिजिकल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर वुमेन का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स के अंदर होगा तो उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला होगा फिजिकल बेनिफिट्स, क्योंकि अगर वो फिजिकल एक्टिविटीज करेगी तो वो हेल्दी लाइफस्टाइल हो जाएगी, वो अपनी बॉडी का वेट मैनेजमेंट सही तरीके से कर पाएगी, फिजिकल फिटनेस उनके अंदर बढ़ जाएगा, बोन्स स्ट्रांग रहेगी, उनकी एजिंग डिले हो जाएगी दोस्तों, मसल से स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी और साथ में फिजिकल फिटनेस अच्छी रहेगी। इसके अलावा साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी उनको मिलते हैं। हर इंडियन वुमन कहीं ना कहीं स्ट्रेस में जीती है, उनकी जिंदगी का जो स्ट्रेस है वो कम होगा, मूड हमेशा अच्छा रहेगा, मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, डिप्रेशन से दूर रहेगी, बेटर सेल्फ इमेज बनेगी और हमेशा अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करेगी। साथ में उनको मिलते हैं कई सोशल बेनिफिट्स, अगर वो स्पोर्ट्स की फील्ड में आती है तो सोशल एम्पावरमेंट मिलेगा, टीम वर्क में कैसे काम किया जाता है उसके बारे में जानेगी, कम्युनिकेशन स्किल उनकी बेटर होगी, नए रिश्ते बनेंगे लोगों के साथ और खुद की एक आइडेंटिटी वो बना सकती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स है जो एग्जामिनेशन में आपको पूछे जाएंगे, तो इनके बारे में आप लोग को लिखना जरूरी है। तो दोस्तों जो जो अभी पढ़े उसके रिगार्डिंग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ये सभी के सभी क्वेश्चंस आप लोगों को मेरे इस बुक के अंदर मिल जाएंगे विद आंसर के साथ। तो प्रॉपरली इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस को यार बुक के साथ प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, और अगर ऑर्डर नहीं करे तो तुम्हारे जकी भैया क्या है प्यारी सी बुक Amazon में मिल रही है डिस्काउंट लिंक के साथ, जाए ऑर्डर करें। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है स्पेशल कंसिडरेशन। अब वुमेन की जिंदगी के अंदर कुछ ऐसी चीजें जिसका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। भले ही मेल और फीमेल कंधे से कंधा मिलाकर दुनिया के सारे काम कर सकते हैं, लेकिन मेल और फीमेल के अंदर बायोलॉजिकली वो इक्वल नहीं है। फीमेल को कुछ ऐसी नेचुरल प्रोसेस से हर महीने गुजरना रहता है जो उनके लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक हो जाती है, जो कि हम जैसे मर्द उसको कभी कंपेयर कर भी नहीं सकते। बस कर क्या सकते हैं, बस जो भी आपकी पसंदीदा औरत है उसका ख्याल रख सकते हैं, उसको चॉकलेट्स लाके दे सकते हैं, उसका गुस्सा उस दौरान सुन सकते हैं, बस इतना ही तो चाहिए उन्हें। तो आखिर कौन से स्पेशल कंसिडरेशन है जो फीमेल की जिंदगी में होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसका नाम है मिनार। मिनार की एक ऐसी कंडीशन है जहां पे कि जब फीमेल की जिंदगी में पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं उसे मिनार कहते हैं। अभी जो मिनार के बेसिकली ना डिफर कर सकते हैं, कई जगहों पे जल्दी पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, कई जगहों पे लेट पीरियड्स स्टार्ट होते हैं। तो ये एनवायरनमेंट के बेसिस पे भी स्टार्ट होते हैं। जहां ज्यादा गर्मी होती है वहां पीरियड्स जल्दी शुरू हो जाते हैं और जहां ज्यादा ठंडी रहती है पीरियड्स लेट स्टार्ट होते हैं फीमेल की जिंदगी में। इसके बारे में याद रखना। तो ये जो पीरियड स्टार्ट होने का जो साइकिल है ये लाइफस्टाइल और जेनेटिक कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, और इसी दौरान पे वुमेन के अंदर उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ब्रेस्ट, इन सब के अंदर भी आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। तो मिनार क्या है, बेसिकली जब फर्स्ट टाइम पीरियड स्टार्ट होते हैं उसको मिनार कहते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मतलब पीरियड्स की साइकिल, जो कि नॉर्मली हर कोई जानता होगा कि हर महीने वुमेन एक ऐसे पेन से गुजरती है, उसे हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुएशनल साइकिल, जहां पे ब्लीडिंग होती है। तो इसके पीछे की बेसिक साइंस है, थोड़ा सा समझ लो कि जो वुमेन के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो प्रोड्यूस करते हैं एग्स, जिसके थ्रू बेबीज होते हैं, और वो जो एग्स रहते हैं वो यूट्रस के पास मूव कर जाते हैं, और अगर वो फर्टिलाइज नहीं होते तो क्या होता है, वो एग्स जो रहते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं। अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, वो बॉडी से बाहर आ जाएगा ब्लड के फॉर्म में, वेजाइना के थ्रू। तो इसी को कहा जाता है मेंस्ट्रुएशनल साइकिल। नॉर्मल वे में समझाया, ज्यादा डीप नहीं जाना है आप लोग को, क्योंकि बायोलॉजी का ये सब्जेक्ट नहीं है, ये फिजिकल एजुकेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का मेंस्ट्रुएशनल डिसफंक्शन। अब बेसिकली ये क्या है, हर महीने पीरियड्स होना जरूरी है। अगर होंगे पीरियड्स तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल हर वुमेन की रहेगी, लेकिन अगर पीरियड्स मिस होने लग जाए, 2-2 महीने में पीरियड्स हो रहे, 3-3 महीने में पीरियड्स हो रहे, तो इस वजह से क्या होगा, पीरियड्स के अंदर डिसफंक्शन आ जाएगा। तो उसे कहा जाता है मेंस्ट्रुएशनल डिसफंक्शन, जहां पे जो आप लोग की जो पीरियड्स है उसकी साइकिल जो है वो इम्प्रॉपर होने लग जाती है, उसे ही कहते हैं मेंस्ट्रुएशनल डिसफंक्शन। नॉर्मल वे में कहूं तो ब्लीडिंग इरेगुलर फॉर्म में होने लग जाना, टाइम पे पीरियड्स ना आना। तो वैसे तो जो अभी आप लोग को टॉपिक समझाया हूं, 1-1, 2-2 नंबर के, इतना ज्यादा डीप में उसके बारे में पूछा नहीं जाता है,
बट अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि भैया थोड़ा डीप में टॉपिक के बारे में कुछ और पढ़ना है क्या खुद से, तो कुछ ऐसे टॉपिक है जिसको आप लोग खुद से भी एक बार पढ़ सकते हो। तो इसको पॉज करिए और एक एक बार इसको रीड कर लीजिए। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट वाली चीजें हैं वो तो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो बाकी जो बचे हुए टॉपिक है उसको एक बार पढ़ लें। तो अभी तक के जो आप लोगों ने चीजें पढ़े उससे आप लोग के दिमाग में ये जरूर एक क्वेश्चन निकल के आया होगा कि वुमन का जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन होता है उस दौरान में पीरियड्स भी आते होंगे, तो क्या पीरियड्स की वजह से उनके पार्टिसिपेशन में दिक्कतें आ सकती है? क्या उनका स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस पीरियड्स की वजह से खराब हो सकता है? पहले ऐसा माना जाता था कि पीरियड्स के टाइम पे किसी भी फिजिकल एक्टिविटीज को नहीं करना चाहिए क्योंकि ये वुमन की फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। बट हाल ही में कुछ स्टडीज निकल के आई है जिसने ये प्रूव किया है फीमेल स्पोर्ट्स एथलीट की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, और इसका उल्टा ही हो जाता है। स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन की वजह से पीरियड्स जो रहते हैं वो रेगुलराइज हो जाते हैं और जो पेन होता है पीरियड्स के दौरान उसमें ये रिलीफ दे देता है। इसके काफी सारे एग्जांपल आप लोग देख सकते हो आज के दौरान भी। कई ऐसे वुमन एथलीट्स हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है पीरियड्स के टाइम पे भी। बट आप कहोगे भैया कुछ लोगों को तो बहुत दर्द होता है। बिल्कुल यार, सच बात है वो कि कुछ ऐसी वुमेन्स है जो सच में यार पेन और क्रैम्प पीरियड्स के दौरान पे फेस करती है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? तो पीरियड्स के दौरान पे ना फीमेल के बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स लाइक क्रैम्प, पेन, ये सब देखने को मिलता है। इसलिए तो लड़कियों, आपकी जो मम्मी, आपकी जो दादी नानी कहती है ना कि घी खाया करो, अपनी डाइट पे ध्यान दो, ज्यादा वजन मत उठाओ ये सब इसी के रीजन है। ध्यान दे दिया करो यार, आप लोग के बड़े बुजुर्ग गलत नहीं कहते। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का फीमेल एथलीट ट्राइड। तो बेसिकली फीमेल एथलीट ट्राइड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है। आपको यकीन ना हो तो हमारी इस बुक को ओपन करें, प्रीवियस ईयर के मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टॉपिक से मेरे भाई, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो फीमेल एथलीट ट्राइड बेसिकली एक सिंड्रोम है जिसमें फीमेल जो है वो डिफरेंट हेल्थ डिसऑर्डर से गुजरती है। अब ये कौन सी प्रॉब्लम है दोस्तों? तो ये 3 प्रॉब्लम है जिसको आपको पढ़ना है और आपके सिलेबस में। सबसे पहला है ऑस्टियोपोरोसिस, दूसरा है एमेनोरा, तीसरा है ईटिंग डिसऑर्डर। तो ये जो तीनों के तीनों प्रॉब्लम है ना, ये सीरियस डिसऑर्डर्स है भाई, जिससे फीमेल जो है वो लाइफ टाइम सफर करती रहती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो फीमेल एथलीट ट्राइड है ये बेसिकली इंडिकेशन है हेल्थ डिसऑर्डर का। और ये जितने भी ट्राइड्स आप पढ़ने वाले हो ये सभी के सभी क्रिटिकल डिसऑर्डर है जो कि उनकी जिंदगी में एक नेगेटिव इफेक्ट देते हैं, और चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड में हो या एक नॉर्मल फीमेल हो, उनकी लाइफ को, उनकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। अब बेसिकली फीमेल एथलीट ट्राइड में क्या होता है, कौन से हेल्थ डिसऑर्डर्स है? तो उनकी बॉडी के अंदर लो एनर्जी का होना, पीरियड्स का डिस्टर्बेंस होना, लो बोन डेंसिटी का होना, ये सभी के सभी फीमेल एथलीट के ट्राइड्स कहलाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसे टाइप की कंडीशन होती है जहां पे बोन की डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। जैसे ये वाली फोटो दिख रही है, ये है हेल्दी बोन, लेकिन जो ऑस्टियोपोरोसिस वाली बोन का स्ट्रक्चर है उसमें अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे गैप कम है, यहाँ गैप ज्यादा हो गए, और एक किस्म से हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर भी यहाँ पे आप लोग को बनते हुए देखने को मिलता है। अब अगर ये हनीकॉम स्ट्रक्चर बन रहा है, गैप ज्यादा बन रहे हैं, तो जो बोन है उसकी डेंसिटी कम हो रही है ना, इसी प्रॉब्लम को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो आखिर इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं भाई? लो एस्ट्रोजन का होना, प्रोटीन डाइट की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, विटामिन डी और कैल्शियम अगर आप अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से प्रॉब्लम होगा, डायबिटीज, थायराइड, और साथ में अगर आप टू मच सॉफ्ट ड्रिंक कंज्यूम कर रहे हो तो भी होगा। ठीक है भाई, जो लड़कियां स्टिंग पीती है ना। कैसे बच सकते हैं? तो आप लोगों को कैल्शियम रिच डाइट कंज्यूम करना चाहिए, विटामिन डी का इंटेक अपनी बॉडी में रखना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, बॉडी के वेट को मेंटेन करके रखना चाहिए, स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहना चाहिए, जेंजी कल्चर में आकर अपनी हड्डियों को बर्बाद नहीं करना चाहिए, और रेगुलरली अपना बोन डेंसिटी टेस्ट करवाते रहना चाहिए, जिसकी वजह से आप लोग को पता रहे कि भाई हाँ भाई मेरी हड्डी वड्डी सब कुछ बढ़िया है। जो नेक्स्ट फीमेल एथलीट ट्राइड है उसके बारे में जान लेते हैं। इसका नाम है एमेनोरा। अब एमेनोरा में बेसिकली होता क्या है, ध्यान से सुनना। मान लीजिए एक एथलीट है जिसका नाम है नेहा, वो रेगुलर एक्सरसाइज करती है, लेकिन जितनी एक्सरसाइज करती है उतनी कैलोरी कंज्यूम नहीं करती, मतलब उतना खाना नहीं खा रही है जितना वो एक्सरसाइज में बर्न कर ले रही है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर इम्बैलेंसमेंट हो जाता है। नॉर्मल वे में कहूं तो हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो पीरियड्स का साइकिल है वो इरेगुलर हो जाता है, उसे कहा जाता है एमेनोरा। मान लेते हैं नेहा जो है 500 कैलोरी बर्न कर रही है, लेकिन अपनी डाइट से सिर्फ और सिर्फ 200 या 250 कैलोरी ही कंज्यूम कर रही है। तो क्या जितना बर्न किया गया उतने ही कैलोरी कंज्यूम करी गई? नहीं करी गई ना। तो इस वजह से होता है हार्मोनल चेंजेस, जिसके वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तो यही वो कंडीशन है जिसकी वजह से आपके बड़े बुजुर्ग कहते होंगे कि जिम मत जाया करो, ज्यादा एक्टिविटी मत करो, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आप खाना नहीं खाते हो ढंग से,
अगर आप ढंग से खाना खाओगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। 500 कैलोरी बर्न करे उतना खा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप उससे कम कंज्यूम कर रहे हो, ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, ज्यादा बर्नआउट कर रहे हो अपनी बॉडी को, तो बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट होंगे और आपकी बॉडी के अंदर पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे। रोहित भाई मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आपकी दोस्त नेहा को कह रहा हूं। यार रोहित अपने ऊपर ही ले लिया। मुझे क्यों तोड़ा? तो एमेनोरा बेसिकली दो टाइप से आपको देखने को मिलेंगे, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। पहला होता है प्राइमरी एमेनोरा, दूसरा होता है सेकेंडरी एमेनोरा। प्राइमरी एमेनोरा कब होता है? व्हेन गर्ल हैज नॉट स्टार्टेड हर पीरियड्स बाय द एज ऑफ 15, इसे कहा जाता है प्राइमरी एमेनोरा। सेकेंडरी एमेनोरा क्या होता है? व्हेन अ वुमन हु हैड नॉर्मल पीरियड्स स्टॉप्ड फॉर अराउंड 3 months और मोर। दोनों कंडीशन पे बेस्ड है, तो याद रखना है आपको। अब एमेनोरा के क्या कॉज हो सकते हैं? एक्सट्रीम वेट लॉस की वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ओबेसिटी की वजह से देखने को मिलता है, एक्सेसिव एक्सरसाइज की वजह से देखने को मिलता है, स्ट्रेस की वजह से, थायराइड प्रॉब्लम की वजह से, मेनोपॉज की वजह से भी। मेनोपॉज मतलब एक ऐसी कंडीशन जहां पे आप लोग की बॉडी के अंदर नेचुरली पीरियड्स बंद हो जाए, या ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से ये आप लोग को प्रॉब्लम देखने को मिलता है। कैसे बचा जा सकता है? प्रॉपर डाइट कंज्यूम करके, हेल्दी बॉडी रखकर, मॉडरेट एक्सरसाइज करके, लेस स्ट्रेस लेकर और रेगुलर हेल्दी चेकअप करा के आप इसको ठीक कर सकते हो। तो लास्ट फीमेल एथलीट राइट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है ईटिंग डिसऑर्डर। तो ईटिंग डिसऑर्डर ना बेसिक एक कंडीशन है जो वुमन अपनी जिंदगी में फेस करती है। किस तरीके से? रोज सुबह उठेगी, वेट देखेगी, बोली भाई मेरा वेट बढ़ने लग गया यार, मुझे खाना कम करना पड़ेगा। और जब भी इस तरीके की चीजें करती है वुमेन्स, तो उसकी वजह से होती है बॉडी के अंदर काफी सारे न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से उनके अंदर काफी सारी बीमारियां क्रिएट हो जाती है, जो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ईटिंग डिसऑर्डर बेसिकली एक मेंटल इलनेस है, जो कि वुमेन की फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को अफेक्ट करती है। अब ये ईटिंग डिसऑर्डर के दो टाइप है। सबसे पहला होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये एक ऐसे टाइप का डिसऑर्डर है जिसमें कि वुमन को ऐसा लगता है कि वो बहुत मोटी होने लग गई है और वो अपनी बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए स्टार्विंग करने लग जाती है, उपवास रखने लग जाती है, रोजे रखने लग जाती है, खाना त्यागने लग जाती है। ऐसे टाइप की कंडीशन को कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। और दूसरा होता है दोस्तों बुलिमिया नर्वोसा। इसमें क्या होता है? जो फीमेल एथलीट रहती है उनका दिल तो हो रहा है गुलाब जामुन खाने का, लेकिन पेट में भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पेट में जाएगा तो वेट बढ़ जाएगा। तो वो क्या करेंगी? तो बेसिकली वो फीमेल एथलीट गुलाब जामुन खाएगी और खाने के थोड़ी देर बाद वोमिटिंग के थ्रू उसको बाहर निकाल लेगी, जिससे कि उसका कहीं वेट ना बढ़ जाए। ऐसे टाइप की ईटिंग डिसऑर्डर को कहते हैं बुलिमिया नर्वोसा। और ये बहुत ही खतरनाक होता है, सुनने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन जान भी जा सकती है मेरे भाई। तो ये दोनों के बारे में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, अच्छे से इसके बारे में मालूम होना चाहिए। जो आपको टॉपिक अभी पढ़ाया है उसके रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यूज लेकर आया हूं, पॉज करके एक बार जल्दी से इसका आंसर करें। और जो टॉपिक अभी आप लोगों को समझाया उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ये रहे, और इन सभी का सॉल्यूशन मेरी इस बुक के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा प्रॉपर वे में। तो आपको करना क्या? पूरा वीडियो आपने देख ही लिया। अब इसके बाद ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बुक के साथ लगा लो मेरे भाई। मैं गारंटी देता हूं 100 मार्क्स आपके आसानी से आ सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। साल भर आप मेजर 3 सब्जेक्ट को कितना भी पढ़ लो, लेकिन इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा ध्यान दे दिए तो 100 मार्क्स आसानी से इसमें आ सकते हैं एज कंपेयर टू आपके मेन सब्जेक्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि वेटेज सबका सेम ही है। इसमें थोड़ी सी मेहनत आपको 100 मार्क्स दिला देगी और आपके 12th में मार्क्स बूस्ट अप हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हो मेरे प्रीमियम नोट्स डाउनलोड करना, तो इसकी पीडीएफ आप लोगों को मेरे वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों पे मिल जाएगी। वहां से जाके आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। डाउनलोड करो, प्रिंट आउट करो और पढ़ो अच्छे से। बाकी दिल से शुक्रिया वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो की सारी अपडेट्स आप लोगों को मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में और साथ में व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगी, इनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो ऐसे ही धमाकेदार वे में मेरे साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना, तो वो भी चैनल मेरे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर ले। बाकी मिलता हूं आप लोगों से बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक क्या आपको करना क्या है? घर बैठकर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमें 100 मार्क्स लेकर आना है चाहे कुछ हो जाए। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।